नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आप सबके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात होगी बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी की एच फाइल की। आखिर क्या है ये एच फाइल, लेकिन धमाका उनके पहले के बम की तरह फूटने से पहले सवालों के घेरे में आ गया है। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वोट चोरी होने के साथ साथ कांग्रेस के पोलिंग और इलेक्शन एजेंट भी चोरी हो गए थे, जो वो पूरी प्रक्रिया पर उन्होंने आंख मूंद ली थी। बहुत सारे सवाल हैं जो राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं और आज हम इन सवालों पर चर्चा भी करेंगे कि आखिर बार बार ये जो बम है वो फुस क्यों हो जा रहा है। इसके अलावा बात होगी एसआईआर पर, जहां ममता बनर्जी का हल्ला बोल है पश्चिम बंगाल में। कांग्रेस के बाद एसआईआर पर आखिर क्यों भड़की है ममता बनर्जी, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां सीएम योगी का बुलडोजर न्याय लगातार चल रहा है और गरीबों को इस बुलडोजर न्याय से मिल रहा है, सीधे सीधे उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। क्या परिवर्तन हो रहा है यह भी हम आपको बताएंगे। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बिहार में कल होने वाले पहले चरण के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। आज पोलिंग बूथ्स पर पहुंचेंगी चुनाव आयोग की टीम। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने पर रहेगी नजर। बिहार में दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के लिए दिग्गजों ने संभाली प्रचार की कमान। राजनाथ सिंह ने बांका में एनडीए की जीत का भरा दम। जेपी नड्डा, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी समेत कई नेता भी प्रचार में जुटे। फिर आया राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम। बिहार चुनाव से पहले किया सनसनीखेज खुलासा। कहा हरियाणा चुनाव में फर्जी वोटर्स के जरिए कांग्रेस को हराया गया। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा अपनी विफलता छिपाने के लिए राहुल गांधी लगाते हैं आरोप। पहले बार बार हारने पर ईवीएम को ठहराते थे दोषी। योगी सरकार का गरीबों को उपहार। माफिया मुख्तार अंसारी की कब्जाई जमीन पर बने फ्लैट्स गरीबों को दिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को सौंपी फ्लैट्स की चाबी। कहा प्रदेश हुआ माफिया मुक्त, अपराधियों की नहीं है अब खैर। और 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर को लेकर लोगों में उत्साह, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने ही सरकार के सामने एसआईआर को लेकर बढ़ा रही हैं चुनौती। टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा बीएलओज को धमकाने के आरोप। आज चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों का पश्चिम बंगाल दौरा। तो सबसे पहले राहुल गांधी की एच फाइल की बात कर लेते हैं। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी की एच फाइल सामने आई है। बिहार असेंबली चुनाव के बीच राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का आज दावा करके चुनाव आयोग को लेकर लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश के साथ ही मीडिया हेडलाइंस लेने की मुकम्मल व्यवस्था की थी। लेकिन धमाका उनके पहले के बम की तरह फूटने से पहले सवालों के घेरे में आ गया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि एग्जिट पोल में हम चुनाव जीत रहे थे, लेकिन परिणाम में वोट चोरी ने रंग दिखाया और हम हरियाणा में चुनाव हार गए। राहुल गांधी का दावा है कि 25 लाख फर्जी वोटर्स के जरिए बीजेपी सरकार की जीत हुई। बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने वोट चोरी के साथ साथ उनके तमाम पोलिंग एजेंट्स, इलेक्शन एजेंट्स, काउंटिंग एजेंट्स को भी सबको चुरा लिया, जिन्होंने एक बूथ पर 25 फर्जी वोट करने की इजाजत दे दी। सबसे बड़ा सवाल, महीनों तक एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चली। क्या कांग्रेस ने कभी इन सबूतों को कोर्ट के समक्ष रखा? उससे भी बड़ा सवाल कि महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और अब हरियाणा तक हर बार चुनाव आयोग ने उन्हें एफिडेविट के साथ शिकायत करने का आग्रह किया है, लेकिन राहुल गांधी जेनजी को सचेत तो करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को सबूत नहीं देते हैं। एफिडेविट पर लिखकर देने को वो राजी नहीं है। बिहार में पहले फेज के मतदान से
कुछ ही घंटे रह गए हैं अब शेष। बिहार में चुनाव प्रचार में जातीय समीकरण बिठाने के लिए राहुल गांधी ने मछली पकड़ने के लिए तालाब में डुबकी भी लगाई, लेकिन शायद वो ये बताना भूल गए कि अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में 90% का क्यों नहीं उन्होंने ख्याल रखा। 60% सीट 10% वाली जातियों को आखिर क्यों दे दिया, क्योंकि राहुल गांधी इस बात को बार बार कहते हैं कि 90% वालों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो आखिर वो खुद जब टिकट बांट रहे थे तो 90% वालों का उन्होंने ख्याल क्यों नहीं रखा और 60% सीटों पर उन्होंने इन 10% वालों को दे दिया, जो उनके शब्दों में 10% है। औरंगाबाद की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय सेना 10% आबादी के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग गौर करें तो देश की 90% दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक आबादी को कॉरपोरेट, जुडिशरी, सेना, ब्यूरोक्रेसी में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए पूछा है कि राहुल गांधी अब सेना में भी जाति खोज रहे हैं। वे पीएम मोदी के प्रति नफरत की सीमा पार करते हुए देश के वीरों और पराक्रम को भी अपमानित करने में लगातार जुटे हुए हैं। सेना के सुप्रीम कमांडर आज देश की आदिवासी समाज से आने वाली महिला है। देश के प्रधान न्यायाधीश अनुसूचित जाति से हैं। सरकार के मंत्रियों में इनकी सबसे ज्यादा भूमिका है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के बाद गायब हुए राहुल गांधी 2 महीने बाद चुनावी रैली में उतरे थे। जाहिर है मुद्दा उनके लिए जाति से आगे कुछ नहीं था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार विकास की पिच पर खेलने को महागठबंधन को उन्होंने मजबूर कर दिया। नीतीश कुमार की हर विकास योजना में बोनस जोड़कर लोगों को के बीच तेजस्वी जा रहे हैं। सवाल यह है कि हरियाणा का चुनाव कांग्रेस के हाथ से क्यों निकला, इसकी समीक्षा आज तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकी। गुटबाजी का आलम यह था कि हरियाणा में इलेक्शन के 1 साल बीत जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई, नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई थी, जिसकी घोषणा पिछले दिनों हुई है। शशि थरूर ने अपने एक हालिया लेख में भारतीय राजनीति को फैमिली बिजनेस कहा है। हरियाणा इसी फैमिली बिजनेस की महत्वाकांक्षा का शिकार हुई थी, लेकिन देश के अलग अलग हिस्से में परिवारवादी पार्टियों ने अपनी हार के लिए वोट चोरी का ही आरोप लगाया है। जनता सब जानती है, जनता बहुत खामोशी से देख रही है और जनता इसके बारे में सब कुछ जानती समझती है। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह भारत की लोकतांत्रिक आत्मा पर एक बुनियादी हमला है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आइए आपको सुनाते हैं। We got a lot of complaints in Haryana from our candidates that something was wrong, something was not working. Their predictions all went upside down. We had experienced this in Madhya Pradesh, experienced it in Chhattisgarh, Maharashtra, but we decided to zoom into Haryana and go into details about what had happened there. और बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी बिहार चुनाव के समय यह मुद्दा उठाकर आखिर करना क्या चाहते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। आज उन्होंने बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि सब फर्जी था। तो बीजेपी ने इसको फर्जी बताया है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारतीय सेना को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। तकरीबन 90% देश की आबादी या दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है। 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे
10% आबादी में से आते हैं। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है, सेना में उनका कंट्रोल है, और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। आए थे ना राहुल गांधी जी, यहां पे गए थे, बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान दशरथ मांझी जी के घर पे, बोला था टिकट देंगे उनके पुत्र को। वो गए दिल्ली, 4 दिन तक मिलने का समय तक नहीं दिया। और मैं राहुल गांधी जी को आपके माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं, आज की तारीख में क्या न्यायालय, क्या विश्वविद्यालय, क्या सचिवालय, क्या सदन, क्या मंत्रालय, एक ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व मिला है दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, वंचितों को। पहली बार आखिरकार हमने देखा है देश के इतिहास में आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची है। एक अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री है, एक ओबीसी उपराष्ट्रपति है, एक मुख्य न्यायाधीश दलित समाज से आते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी से हमें प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये वही राहुल गांधी जी हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने पानी पी पी करके पहले बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित किया, बिहार के रहने वाले बाबू जगजीवन राम जी को अपमानित किया, सीताराम केसरी जी को अपमानित किया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अजय वर्मा कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी, आपके साथ इस खबर की अगर शुरुआत करना चाहें, हम चाहेंगे कि आप इसकी थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि मीमांसा करिए, और इस पर सकारात्मक तौर पर समालोचना ही मैं चाहूंगा, क्योंकि जब पार्टियां कुछ उठाती हैं, अगर राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, तो आखिर क्या है ऐसा कि वो बार बार इस प्रश्न को उठा रहे हैं और उसमें कहीं कुछ कमी रह जा रही है? निखिल, अभी आपने किरण रिजिजू का, जो माननीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका बाइट सुनाया है, तो उन्होंने तो यही सवाल पूछा है कि आखिर राहुल गांधी के ये हाइड्रोजन बम, एटम बम फुस क्यों हो जा रहे हैं? किसी बम में आज तक देश में कोई आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ी? तो सवाल ये है कि ये सारे बम, ये सारे हाइड्रोजन बम सिर्फ मीडिया के हेडलाइन मैनेजमेंट है। जो राहुल गांधी आज अगर ये हेडलाइन मैनेजमेंट को ही लेके हाइड्रोजन बम के नाम से पहले ट्वीट करते हैं और इसके बाद एच फाइल्स के नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये सवाल तो पूछा जाएगा राहुल गांधी के कि हरियाणा चुनाव के इतने साल के बाद, 1-1.5 साल के बाद, अगर आप ये इस मुद्दे एच फाइल लेके आते हैं, और वो भी बिहार के कल के मतदान से 1 दिन पहले, तो उसकी वजह क्या है? सवाल ये है कि अगर ये बात अगर इलेक्शन कमीशन को ही ले कि इनके जवाब को इलेक्शन कमीशन को देना है, तो अगर इलेक्शन कमीशन ने इनको ये सवाल पूछा है कि क्या राहुल गांधी ये बताएंगे कि उनके, जब भी उनके ये वोटर लिस्ट डाला गया था, जिसको वो फर्जी बता रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2 करोड़ के वोटर्स है हरियाणा में, तो कह रहे हैं उसमें 25 लाख फर्जी वोटर्स है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 8 में से 1 वोटर्स फर्जी है जी। तो अगर 8 वोटर्स फर्जी है, तो हरियाणा में कांग्रेस के 20,000 बीएलए क्या कर रहे हैं? हरियाणा के जो जिला अध्यक्ष होंगे, जिनको वो वोटर लिस्ट दिया गया होगा जिला बाढ़ में, क्या उन्होंने कभी इस बात की तस्दीक की? कभी इलेक्शन कमीशन को बताया कि ये इतने सारे अर्जेंटीना के एक मॉडल के 25 वोट है यहाँ पे अलग अलग चेन से? क्या कभी वहाँ के पोलिंग एजेंट ने ये कभी शिकायत की कि हरियाणा के पोलिंग में इतने फर्जी वोट डाले गए हैं? 0। अगर हरियाणा में उस पोलिंग के समय में कोई एक शिकायत नहीं आती है, हरियाणा के अभी तक मामले में शायद, मैं जितना याद है मुझे, 50 के आसपास हाई कोर्ट में लंबित मामले हैं इस चुनाव से, तो आखिर राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं? कि उनके सारे पोलिंग एजेंट बिक गए, उनके सारे नेता बिक गए, जहां वो इस तरह की बात साबित करने के लिए वोट चोरी की बात वो कह रहे हैं? तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि हरियाणा के इलेक्शन की इस बड़ी हार पे क्या राहुल गांधी आज तक समीक्षा बैठक की है? एक विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता चुनने में 1.5 साल लग गए हैं। तो गुटबाजी का आलम यह है, और आप आके यहाँ इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी को ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए था। राहुल गांधी को ये सारे डॉक्यूमेंट
इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए था, मीडिया के सामने में देने का, और उसका एटम बम के नाम रख देने से शायद इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जनता सब कुछ जानती है। ठीक है अजय वर्मा, ये शायद बेहतर होता कि अगर इसको पहले इलेक्शन कमीशन को देते और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते कि भाई ये चीज़ें हैं जिसको हमने, जैसा कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है, एफिडेविट पर हमने ये चीज़ें दे दी हैं और चोरी हो रही है, तो बेहतर होता। और दूसरा, कई एक सवाल उठ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत विस्तार से सुना होगा विनोद जी को भी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर वोट चोरी हो रहे थे तो आपके एजेंट्स क्या कर रहे थे? देखिए एंकर महोदय, मैं अभी अघोषित भाजपा प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था। विचारधाराओं से ही प्रवक्ता बनते हैं, विचारधाराओं से ही मैंने सच होते हैं। सुनना आदमी आपको ना, सुनिए, आप लोग आते ही जो सबसे पहले अटैक शुरू करते हैं, मुझे आपको पूरा समय मिला है कि राहुल गांधी का आपने सुना है तो आप उस इनके पे बीच पॉइंट में रखिए। मैंने बोला नहीं था। नहीं, बीच में आप घोषित करके क्या कहना चाहते हैं? देखिए आप एंकर साबित साहब, क्या करना चाहते हैं? सुनिए, आप एंकर हमारे महोदय, सम्मानीय गेस्ट हैं, आप अपने ठीक है, पॉइंट एंकर रखिए ना महोदय, इसमें। एंकर महोदय, मैं ठीक तो है। बड़ा सम्मान करता हूं अजय वर्मा सारे जी, एंकर अजय के, वर्मा जी, अजय वर्मा सारे जी, चैनलों के। अजय वर्मा जी, अगर आपसे कोई मतभेद है किसी का, कोई दूसरे मतभेद मेरा है, कोई तो आप उसके ऊपर प्रश्नचिन्ह मत लगाएं। चलिए, मेरा अपनी बात क्यों रखिए। मतभेद होता? मेरे तो सब प्यारे भाई हैं, लेकिन लोकतंत्र में भारत बाबा साहब का संविधान मुझको फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो राइट देता है, वो आप छीन लेंगे? अगर इस देश में अघोषित कर्फ्यू लगा हुआ छीन लेंगे तो मैं विनोद जी की बात का सम्मान मान लेता हूं कि छीन लेंगे, तो मैं नहीं बोलता हूं। मेरे को भी तो आप अभी कुछ भी बोलते रहे, मैं बिल्कुल ध्यान से सुनता रहा। तो कायदे में बड़े लोगों को, अच्छे लोगों को, सिंसियर लोगों को, समझदार लोगों को सुनना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। अब बीच में ही वो देखिए बेचैनी कहाँ होती है? पानी, आग वहीं लगती है जहां सुगबुगाहट होती है, जहाँ धुआं होता है। ठीक सर, बात रखिए कहने अपनी। का मकसद ये है, मैं ये बताना चाहता हूं कि बिहार के 7.5 करोड़ वोटर और 13 करोड़ आबादी के लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी, कि 2 दिन बाद बिहार में पोलिंग है और चोरी का इस तरह का सराहनीय प्रयास देश की सरकार और चुनाव आयोग मिलकर जनता कर रही है। एक एक घर में 100-100 वोट, एक एक लड़की 22 बार वोट डाल रही है, एक एक लड़की 9 बार वोट डाल रही है, एक घर में 241। ये उदाहरण कर्नाटक में भी दिए हमने, बनारस में भी दिए हमने, हरियाणा में भी दिया हमने, दिल्ली में भी दिए हमने। चुनाव आयोग ये अपना दायित्व है, लेकिन जब सैया बहे कोतवाल डर काहे का। देखिए अब उस प्रदेश में, बिहार प्रदेश का चुनाव है और राहुल जी जो दे रहे हैं, सरकार संज्ञान ले, चुनाव आयोग संज्ञान ले। चुनाव आयोग तो कहता है हम निष्पक्ष हैं और अजय वर्मा झूठ बोल रहा है, राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, हमें जेल भेज दें, उठा के हम राष्ट्रद्रोही कहला दें हमें, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि सारी दाल काली है। और दाल काली का नतीजा हमने एक सबूत दिखाए हैं। और हम आप कह रहे हैं कोर्ट चले जाइए और आप कहते हैं वहां चले जाइए। भाजपा के लोग, अभी माननीय मंत्री जी किरण रिजिजू साहब तो केंद्र के मंत्री हैं, वो जनता के मंत्री हैं। भाजपा की जो सरकार है उनकी मंत्री का दायित्व देश हित हुआ करता है। किरण रिजिजू साहब डरिए मत, इतना घबराइए मत, इस कहानी को झूठी मत बताइए। अच्छा अजय वर्मा जी, मैं एक काउंटर सवाल पूछ लूं आपसे, अगर आपको ये ना लगे कि मैं बीच में, एक जिज्ञासा आ रही है। आपने कहा कि आपने कहा कि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो, हमको जेल भेज दो। ये बताइए, इस पूरी प्रक्रिया में आप यही तो बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित है और कांग्रेस पार्टी को वोट मिले थे, लेकिन चुनाव आयोग ने और लोगों ने मिलकर के उसके वोट चुरा लिए और वोटर्स ले लिए गए। तो ऐसे में जो पीड़ित पक्ष है वही तो जाएगा। तो अदालत जाने से इतना डर क्यों रहे? और एसआईआर से लेकर बाकी चीजों पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी चौड़ी सुनवाई हुई है, तब आपने ये सारी चीजें क्यों नहीं रखी थी वहां पर? देखिए मैंने आपको क्या बताया, ईडी और सीबीआई हो या संवैधानिक संस्थाएं हो, उनका टारगेट केवल अपोजिशन के लोग या जितने भी भ्रष्टाचारी। आप ये कहना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का टारगेट कांग्रेस पार्टी है? नहीं, वो सब भाजपा में आके धुल के बिल्कुल वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं। नहीं, मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सर, इसमें सीबीआई ईडी की बात ही नहीं है। बात यह है कि आपको अदालत और सुप्रीम कोर्ट की बात कही जा रही है। क्या अदालत पर आपको विश्वास नहीं है? अजीत पवार के खिलाफ 27 तारीख को देश के प्रधानमंत्री, ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री ने एक उदाहरण भाषण दे रहे थे कि 72,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। मेरा सवाल क्या है, आपका जवाब क्या है? मेरा सवाल क्या, आपका जवाब क्या है? मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, आपने कहा संवैधानिक संस्थाएं हमारी बातें नहीं सुनती है। संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट भी है, क्या वो न्यायपालिका की बात नहीं सुन रही है? और 4 तारीख को वही अजीत पवार भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में वो मोदी नामक पाउडर से धुल के आ गए और स्वच्छ हो गए, साफ हो गए। चलिए ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि आपने जो याद करके आए सर, मुझे लग रहा है
सर अब मैं आप फाइनल जो 10 बोलना सेकंड चाह रहे हैं जवाब वही दे दूं बोल रहे हैं, आपका। जो मेरा सवाल है उसका जवाब अब आप मैं नहीं दे रहे फाइनल हैं। आपका जो 10 लोग सेकंड का जवाब दे इस पूरी डिस्कशन को देख रहे होंगे वो सुन रहे होंगे। मैं ऋषि अब मैं कुमार आपके फाइनल पास 10 आऊं। सेकंड का ऋषि जवाब दे कुमार, दूं ठीक है आपको। सर, आपका पॉइंट आ गया। ऋषि नहीं कुमार, नहीं, 10 ऋषि कुमार सेकंड सुन आपके पास लीजिए। आऊं उससे पहले मैं पूरे डॉक्टर देश कौशल के कांत लोगों मिश्रा को के ये पास संदेश जाऊंगा। देना चाहता हूं कि जाग जाइए, जब है बहुत अंधियार। ठीक है सर, वो अब जगा जाग रहे हैं जाइए, राहुल वरना गांधी। बहुत देर हो राहुल जाएगी। गांधी जगा रहे हैं सर, ठीक है, बहुत अच्छा, आप भी जगाइए। मैं अगले 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 राउंड में आपके पास आऊंगा। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, इनका खुला आरोप है कि ये एक व्यक्ति 22 बार वोट डाल रहा है और 25 लाख वोट चोरी हो गए। किस तरह से काउंटर करेंगे इनको? क्या आपको लग रहा है कि ये तो भाई बहुत सारे सबूत भी लेकर आए हैं? इनका कहना है कि 101% सबूत है हमारे पास। इस राहुल गांधी जी ने जो अपना प्रेजेंटेशन रखा, इसका नाम रखा एच फाइल। जी, एच का फुल फॉर्म आपको जानना पड़ेगा। इसका नाम है हिप्पोक्रेटिक फाइल्स। और कितनी बड़ी हिप्पोक्रेटिक फाइल्स है, एक एक करके बताता हूं। उन्होंने सवाल उठाए इलेक्टोरल रोल पर। तो सबसे बड़ा हिप्पोक्रेट जान ले कि इलेक्टोरल रोल 1980 मिस सोनिया, जो उस समय भारत की सिटीजन नहीं थी, पोलिंग स्टेशन 145 पे, सीरियल नंबर 238 पे इन्होंने वोट डाला था। ये पहला हिप्पोक्रेट। दूसरा हिप्पोक्रेट, ये सब कुछ बता करके ये बताना चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में कुछ कमियां हैं और बहुत सारे लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाकर के वोट करना चाहते हैं। इन दोनों का इलाज मोदी जी ने किया हुआ है एसआईआर के माध्यम से और वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से। ये महाशय दोनों, ये पॉलिटिकल महाशय जो हैं, जिनको राजनीतिक सत्ता मिली है अपने खानदान से, वो महाशय एसआईआर का भी विरोध करते हैं और वो वन नेशन वन इलेक्शन का भी विरोध करते हैं। तीसरा, इन्होंने तीसरी बात कही कि सेना में 10% और 50% कुछ नहीं है, ये विदेशी डीप स्टेट के दलाल हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे शब्द यूज करना पड़ रहा है, बहुत अफसोस है। अफसोस इसलिए नहीं है कि मैं राहुल गांधी के लिए यूज कर रहा हूं, अफसोस इसलिए है क्योंकि वो हमारे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है। मुझे इस अफसोस के साथ इस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि देश को जातियों में बांटना ये क्रिस्टोफर का मामला है। विदेश के डीप स्टेट के हाथ से प्लान किया हुआ साजिश है, जिसके दम पर ये बार बार ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं। देश में एक ऐसी नई एक अरब स्प्रिंग हुआ करती थी, उसी तरीके के एक नया जेनजी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारे देश का जेनजी सड़क पे आए और इन किसी तरीके से अराजकता देश में फैले और अराजकता फैला करके इनको सत्ता मिल जाए। क्योंकि डीप स्टेट विदेश का यही चाहता है, क्योंकि कोई भी डीप स्टेट या विदेशी ताकत ये नहीं चाहेगी कि एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी आज चौथी इकोनॉमी बन गई है, तीसरी इकोनॉमी बनने वाली है और 2047 तक विश्व में नंबर 1 इकोनॉमी बनने का सपना लेकर के आगे बढ़ रही है। तो इस तरह के लोगों की बात का यही जवाब दे सकते हैं। वर्मा जी हमारे दोस्त हैं, उनकी ड्यूटी है कांग्रेस को प्रोटेक्ट करना, वो करते रहे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर देश को यह समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी किस आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऋषि कुमार आपके पास आएंगे, उसके बाद अगले राउंड पर जाएंगे। ऋषि, ये समझना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई जवाब आया है? क्योंकि तमाम खबरें सूत्रों के हवाले से भी चल रही। इसके पहले तो हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन साफ तौर पर कह रहा था कि भाई एफिडेविट दीजिए, लिखकर अगर आपने कुछ कहना चाह रहे हैं तो एफिडेविट दीजिए, ताकि उसको अदालत के सामने रखा जा सके, या उसकी कम से कम जिसको कहते हैं कि ये हो सके कि आपने सच कहा है। देखिए, जहां तक आज के इस घटनाक्रम को देखते हैं तो चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल जो वर्जन है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो अभी आने ही वाला है। लेकिन हरियाणा से जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी तरफ से हरियाणा इलेक्शन से संबंधित कुछ तथ्यों का तो जरूर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जो वो तथ्य बताते हैं कि किस तरीके से इस पर जब चुनाव हुए तो वस्तु स्थिति क्या रही थी। जहां तक बात की जाए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन की, तो करीब 4 लाख क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन जरूर उस समय आए थे, लेकिन उसके बाद उस पर किसी भी तरीके का रिव्यू के लिए ना तो जिला निर्वाचन अधिकारी और ना ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो राज्य स्तर पर है वहां पर कोई भी ऑब्जेक्शन यानी कि रिव्यू पिटीशन नहीं डाली गई। दूसरी बात यह कि इस पर जो सूत्रों के अनुसार जिस तरीके से तमाम चुनाव आयोग से कुछ बातें निकल कर आ रही है वो ये बताती है
कि 123 तकरीबन इस मामले में पिटीशन है, और इन पिटीशन के दौरान जब कोई मैटर सब जुडिस होता है तो ऐसे में ये जो तमाम जानकारियां हैं वो सलाह दी गई है राहुल गांधी को कि वो हाई कोर्ट में दें, वो ज्यादा मुफीद रहेगा। रही बात इसमें कुछ जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनको भी इंगित किया गया है। सूत्र बताते हैं कि जिन जिन बातों को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया है उन सबको लेकर जो पिटीशन है वो बेहद महत्वपूर्ण पहलू है, उसमें उन्हें अपने तथ्यों को रखना चाहिए। एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे घटनाक्रम में अब चाहे जैसे कि जीरो वाला जो मसला था, चुनाव आयोग उसको साफ कर चुका है कि किसी भी एड्रेस का अगर मकान नंबर 0 होता है तो उसका क्या वजह होती है। और एक बार फिर से इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने रखा है। उसके लिए भी सूत्रों के अनुसार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति के पास घर ही नहीं है या ग्रामीण व्यवस्था में जिस तरीके से वहां पर एलोकेशन घरों का जो नंबर है वो नहीं होता है तो वहां पर 0 होता है। एक बार फिर से उन्होंने उसी मुद्दे को उठाया जो कि उनके लिए अलग एक बात है, क्योंकि जानते हुए भी जबकि इस पर चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दे दी है तो ऐसा पक्ष उन्होंने क्यों रखा। और रही बात इन सब चीजों की, तो अभी जो हरियाणा से जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आई है ये जिसमें कहा गया है कि इस पर विस्तार से जवाब जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जल्द ही आने वाला है। लेकिन सूत्रों के अनुसार कुछ कुछ बिंदुओं पर जरूर ये कहा जा रहा है कि जो मुद्दे पहले ही रेक्टिफाई कर दिए गए हैं, चुनाव आयोग ने उनको जवाब भी दे दिया है और उस मुद्दे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग की हो ही चुकी है। अगर हम बात करें तो बिहार में जिस तरीके से चुनावों की घोषणा हुई थी या पूरे देश में, यानी कि जो द्वितीय चरण में जो SIR लागू हुआ था उस समय भी तमाम प्रश्नों के जवाब थे, जो कि राहुल गांधी के तमाम जो शक करने वाले जो उनके मुद्दे हैं उनका जवाब था। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है कि जो प्रक्रिया है हरियाणा में उसको लेकर रखा है, इस पर जवाब ठीक है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग की ओर से क्या जवाब आता है। जो आपने कहा कि हरियाणा की तरफ से चुनाव आयोग की तरफ से ये उनकी जो इकाई है उसकी तरफ से जवाब आएगा, तो ये देखने की बात होगी। अगली एक बात मैं चाहता हूं कि एक राउंड और आप लोगों से बात कर सकूं, लेकिन ये निवेदन है कि बहुत संक्षेप में अपनी बात रखिएगा, समय हमारे पास समाप्त हो चुका है लगभग। विनोद जी, आपके साथ हम शुरू करना चाहेंगे कि ये जो सेना पर सवाल उठाना, बार बार कहना 90%, 10%, ये इसको किस तरह से देखते हैं, इसके पीछे का क्या नजरिया है? निखिल, मैं पहले थोड़ा ऋषिकेश में जोड़ दूं। मैंने भी पढ़ा है अभी जो चुनाव मुख्य अधिकारी का जो आया था उसमें कि लगभग 20,000 के आसपास इनके कांग्रेस पार्टी के BLA वहां पे हैं और लगभग 17-18 हजार BLA जो है बिहार में भी है कांग्रेस पार्टी के। तो अगर आप देखिए कि 20,000 के जो उनके BLA हैं उनके पास, उनके तरफ से एक भी ऐसे वोटर लिस्ट में फेक वोटर के लिए कोई भी रेक्टिफिकेशन के लिए कोई भी कंप्लेंट नहीं आया था। एक भी चुनाव वहां पे जिला चुनाव आयुक्त हैं उनके पास में एक भी शिकायत नहीं आई थी, जबकि उनके सामने में वो सारे वोटर लिस्ट होंगे। अभी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो बिहार को प्रभावित करना चाह रहे हैं और हारने से पहले ये भूमिका बना रहे हैं, तो उनसे ये पूछा जाएगा कि क्या 17,000 आपके BLA हैं वहां पे बिहार में, अगर आप महागठबंधन का जोड़ दीजिए पूरा तो कुल मिला के 70-75 हजार इनके BLA होते हैं। और पूरे महागठबंधन से बिहार में ये फाइनल लिस्ट आने के बाद, SIR के फाइनल लिस्ट आने के बाद एक भी ऐसी शिकायत इलेक्शन कमीशन के, चाहे वो जिला निर्वाचन चुनाव आयुक्त हो या इलेक्शन कमीशन के, एक भी ऐसे लिस्ट में नहीं आए हैं। इसके बाद अगर राहुल गांधी इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं तो ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब समझा जा सकता है। कौशल जी डीप स्टेट की बात कर रहे थे, मैं तो डीप स्टेट की बात नहीं कहूंगा, लेकिन सीधे सीधे मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आप अगर पराक्रम पे, वीरों पे, किसी प्रोफेशनल्स के उसमें अगर आप जाति ढूंढने लगे हैं तो आपको यह मानना पड़ेगा कि आपके पास शायद इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जो शशि थरूर ने बुक लिखी है कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो फैमिली बिजनेस है, तो आप सिर्फ फैमिली बिजनेस के लिए ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं। अजय वर्मा जी, सीधा सवाल ये है, मैं चाहूंगा संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि ये सेना में जाति ढूंढना, कहना 90%, कॉर्पोरेट में, न्यायपालिका में, एक सवाल सीधा ये बनता है कि इससे पहले तो आप, ये केवल 10 साल में तो हो नहीं गया, इससे पहले आप सत्ता में थे, तो 70 वर्षों में, 60 वर्षों में ये पहले कभी नहीं ढूंढा गया था, अब क्यों ऐसी वजह आ रही?
जान अटकी हुई है तोते में। चुनाव आयोग पे उठाते हैं क्वेश्चन, सवाल करते हैं, प्रवक्ता भाजपा के नेता बन जाते हैं, इनके प्रवक्ता बन जाते हैं, चूंकि इनकी कोई गलती नहीं। ये लोग, इनकी विचारधारा दूसरी है। जब चुनाव होता है हरियाणा का तो उस बलात्कारी राम रहीम को छोड़कर पैरोल दे देते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। अब चुनाव है बिहार का तो उस बलात्कारी साहब के जो पॉलिटिक गुरु हैं, नाच करते थे जिनके साथ, बलात्कारी बाबा आसाराम को जमानत दे दी गई है। और रहा सवाल इसका कि जाइए चुनाव हथकंडे अपनाते हैं चूंकि जनता मुद्दों से इन्हें विरोध कर चुकी है। और रहा सवाल इनका, तो देखिए प्रज्वल देवन्ना को ये मजबूत करते हैं, इनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। अब मैं कहूंगा मेरे दोस्त हैं कौशल जी, लेकिन एलओपी के लिए इतने गंदे घिनौने शब्द इन्होंने इस्तेमाल करे, मैं इसकी निंदा करता हूं और इन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं, आसाराम बापू के शिष्यों के शिष्य हैं, तो इनकी विचारधारा से हमें कोई परहेज नहीं है। कट्टा मंगलसूत्र, सर मैंने सवाल क्या पूछा, मैं बहुत देर से धैर्य से सुन रहा हूँ कि आपका जवाब कहाँ पे आएगा उसमें। मैंने सवाल क्या पूछा, जवाब क्या दे रहे हैं सर आप? छीन लेंगे, मुजरा करा देंगे। जब देश के प्रधानमंत्री इस स्तर की भाषाओं के मोहल्ले के छिछोरे लड़के, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि द लैंग्वेज ठीक है सर, आपका जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया। आपका मैंने सवाल ये पूछा था, एक बार मैं फिर दोहरा दूं, मैं आपके लिए नहीं, मैं पब्लिक के लिए दोहरा दूं, मैं पब्लिक के लिए दोहरा दूं कि मैंने सवाल ये पूछा था कि सेना में से लेकर के कॉर्पोरेट में, न्यायपालिका में, संवैधानिक संस्थाओं में, तमाम जगहों पर राहुल गांधी अगर 90% और 10% आबादी की बात करते हैं तो क्या ये पिछले 5, 7, 10 वर्षों में आ गया है या इसके पहले भी था? आपका जवाब जो आ रहा है वो जनता ने सुना है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, निखिल जी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, ये जो आपने एक आरोप लगाया कि ये डीप स्टेट के एजेंट हैं जी, वो बिल्कुल अजय वर्मा जी ने चूंकि मेरे से सवाल किया, तो सर जहां तक रही खून की दलाली का शब्द, कांग्रेस की भारत माँ ने किसी प्रधानमंत्री के लिए दिया था तो क्षमा करें। ठीक, अब दूसरी चीज, दो चीजें बताना चाहता हूं। एक मिनट प्लीज अजय जी प्लीज सर डिटेल मत करिए। आपकी बारी आई थी, आपने जवाब दिया नहीं। आपकी बारी आई थी अजय वर्मा जी, आपने जवाब दिया नहीं। अजय जी सुनिए तो, सही कहानी अजय जी प्लीज इस तरीके से अगर आप, निखिल जी मुझे टाइम चाहिए होगा। अजय जी सुन तो लीजिए पहले, अजय जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, अजय जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुन तो लीजिए। अजय जी दोबारा जवाब दे दीजिएगा ना। अच्छा सुनिए, आपने सेना में पिछड़ों की बात की, दलितों की बात की। हमारा देश को आजाद हुए आज 75 साल हो गए हैं। 16 साल जवाहरलाल नेहरू, 11 साल इंदिरा माई, 5 साल राजीव पापा और 10 साल सोनिया माई ने पीछे से सरकार चलाई है। तब इन्हें देश को चलाने में दलित याद नहीं आया, आज इन्हें याद आ रहा है। दूसरी चीज, यो कहते हैं कि ये SIR और वोट हैक हो जाता है। जब इनके नेता उमर खालिद जैसे आतंकी को बेल दिलाने की बात करेंगे और फिर कहेंगे कि SIR में दिक्कत है, वोट चोरी हो रहा है और EVM हैक हो जाती है। सर अपनी पॉलिसी ठीक कीजिए। देश का नागरिक देश के लिए खड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लिए नहीं खड़ा है। लेकिन कांग्रेस को ये प्रूफ करना पड़ेगा वो देश के लिए है, वो एक परिवार के लिए नहीं है। आप लोग एक परिवार के लिए जान दे रहे हैं, समस्या यहां पर देश की जनता के लिए ये है और आप उसमें इधर उधर की बात कर रहे हैं। और जहां तक रही डीप स्टेट की बात, क्रिस्टोफर की पॉलिसी है और इनके जो सुपर बॉस है ना, सैम पेत्रोदा, गंगाधर सैम पेत्रोदा जी, ये सब उनकी पॉलिसी है कि देश को जातियों में बांटो। जो इंडिया की फॉल्ट लाइंस है जिसमें माइनॉरिटी आते हैं, दलित आते हैं, ओबीसी आते हैं, उसमें आइडेंटिफाई करो और देश को कमजोर करो। और यही पॉलिसी डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के ISPR ने अपनी वेबसाइट पे डाला था, जिसको मैंने दिखाया हुआ है। तो ये केवल और केवल देश को बांटना चाहते हैं। आज जो इकोनॉमी, हिंदू इकोनॉमी विश्व की चौथी इकोनॉमी बन चुकी है, मंदिर इकोनॉमी जो विश्व की चौथी इकोनॉमी बन रही है और पहली इकोनॉमी बनने का दावा कर रही है, उससे सब लोग थर्रा रहे हैं। चाहे वो क्रिस्टोफर हो, चाहे डीप स्टेट हो और चाहे डीप स्टेट के दल कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, क्योंकि मुझे लग रहा है एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं। अब डिबेट को आगे इस तरह से आगे चलाया भी नहीं जा सकता और आप लोगों ने जो बातें रखी हैं वो सब जनता के बीच में है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बहुत शुक्रिया आपका, अजय वर्मा जी बहुत शुक्रिया, विनोद मिश्रा जी बहुत शुक्रिया। ऋषि हम आपके पास दोबारा नहीं आ पाए, लेकिन दिन में हम और आगे आपसे इस पूरे विषय पर बातचीत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया ऋषि आपका भी। तो निश्चित तौर पर ये जो सवाल उठता है कि आखिर बार बार जातियों की बात क्यों उठाई जाती है,
वही बात उठाई जाती है जो कहीं पाकिस्तान से कई बार वो निकल कर आती है, कई बार वो डीप स्टेट से निकल कर आती है कि वो भी इस तरह की बातें चाहता है। और सवाल ये भी उठेगा कि आखिर जब 60 वर्षों तक या 70 वर्षों तक ये सारी चीज़ें उसी तरह से देश में चल रही थी, तो आज आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इन संवैधानिक संस्थाओं पर, सेना में जातिगत बातें और जाति की बात, सवाल ये क्यों उठाया जा रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बिहार चुनाव की बात फिर आगे और जारी रखेंगे, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी खबरें हैं उनकी भी बात करेंगे। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे एसआईआर की। और बात होगी एसआईआर की तो बात पश्चिम बंगाल भी जाएगी। ममता बनर्जी का जो लगातार विरोध है, कल उन्होंने एक बड़ा मार्च निकाला था इसके विरोध में, उसकी भी बात करेंगे। एसआईआर पर ममता बनर्जी का हल्ला बोल और कांग्रेस के बाद एसआईआर पर आखिर क्यों भड़की हैं ममता बनर्जी। कोलकाता की सड़कों पर यह अद्भुत नजारा था। बंगाल में एसआईआर ना चोलबे, इस बैनर को लेकर सीएम ममता बनर्जी सबसे आगे चल रही थी। कभी घुसपैठियों के सवाल पर संसद में दहाड़ने वाली ममता बनर्जी आज अवैध घुसपैठियों को बचाने के लिए सड़क पर निकली हैं। लोगों को बता रही हैं कि बड़े पैमाने पर एक वर्ग के वोट काटे जाएंगे। देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का अभियान शुरू हुआ है, एसआईआर का अभियान शुरू हुआ है। फ्री एंड फेयर चुनाव के संकल्प के वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण सबसे अहम पक्ष है। जाहिर है चुनाव आयोग समय पर मतदाता सघन पुनरीक्षण करके सही वोटर के लिस्ट राजनेताओं के सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन बिहार के बाद शुरू हुए बंगाल में एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा उद्वेलित ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल में प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वजह, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर निकल पड़ी हैं। 2026 के असेंबली इलेक्शन को लेकर ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी ने एसआईआर को ही बड़ा मुद्दा बना लिया है। जाहिर है एसआईआर का मुद्दा राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच बहस का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तमिलनाडु और केरल में भी एसआईआर को लेकर लोगों में अंदेशा भरा जा रहा है। केरल में जहां वामपंथी सरकार इसे एनआरसी बताकर लोगों को उकसा रही हैं दरअसल, वहीं पर कांग्रेस खुलकर वामपंथियों को उसका साथ देने में हिचकिचा रही है। उसको लगता है कि जो वामपंथी साथी है उनका ऐसे खुलकर उनके साथ में कैसे आ जाए केरल में। लोकल बॉडी इलेक्शन के कारण केरल में बीएलएज की व्यस्तता का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन राज्य के चुनाव अधिकारी खुद फॉर्म को लेकर लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तमिलनाडु सरकार एसआईआर को संवैधानिक अतिक्रमण मान रही है। उनका तर्क है कि इसमें बड़े पैमाने पर लोगों को मताधिकार से वंचित होना पड़ेगा। तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि नवंबर-दिसंबर में ये बारिश की संभावना ज्यादा होती है, अभी एसआईआर के लिए उपयुक्त समय नहीं है। लेकिन क्या इसके कारण विधानसभा चुनाव टाले जा सकते हैं? डीएमके जल्दबाजी में अल्पसंख्यकों और दलितों के नाम छूटने का अंदेशा जता रही है। सवाल यह है कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण में इतनी परेशानी क्यों है? जब राहुल गांधी फर्जी वोटर में से चुनाव जीतने का आरोप लगाते हैं तो क्या ये आरोप विपक्ष शासित राज्यों में लागू नहीं होते? ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर फर्जी वोटर है तो शुद्धिकरण होना चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है? और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। कितना दिया था आधार कार्ड करने के लिए? बोल काउंसिलर बोल बाबा बोल, हाँ 1000 টাকা हर आदमी का पास से 1000 करके छुपाया।
तो हम क्या बोलेगा? चोरी किया? चोर को जवाब देना बोलो। अगर तुम जनता का पास से 1000 करके आधार कार्ड बनाने के लिए लिया तो तुम क्यों अभी कहते हैं आधार कार्ड, नो आधार फॉर वोटर लिस्ट, नो आधार फॉर रेशन कार्ड, लेकिन बैंक में जब आप अकाउंट करने जाता है तो आधार लिंक चाहते हैं। तो क्या है, किसका साथ गद्दारी कर रहा है? तो आधार कार्ड सिटीजनशिप नहीं होगा, तो आधार कार्ड में आपको वोटिंग राइट नहीं होगा, आपका आधार कार्ड में आपको एड्रेस नहीं होगा, आपका आधार कार्ड में आपका रेशन कार्ड नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया ये है, एक परिवर्तन करके दिल्ली सरकार को हटाओ देश से। कोई आधार का जरूरत नहीं होगा, कोई आधार नहीं आएगा। तो इनका कहना है कि कुल मिलाकर दिल्ली की सरकार हटा दो तो आधार कार्ड की जरूरत नहीं रहेगी। फिलहाल बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने इस मामले में क्या कुछ कहा है, ये उनको भी सुनते हैं। देखिए, ममता बनर्जी का आदत यही है, क्योंकि उनको पता है कि SIR जो होगा उससे अगर डेड वोटर्स का नाम वहाँ से इलेक्टोरल रोल से कट जाए तो डेड वोटर्स के नाम से हर बार ममता बनर्जी के लोग, भाई भतीजे जो वोट डालते हैं, लोगों का वोट डाल देते हैं, मरे हुए लोगों का, वहाँ वो नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए ममता बनर्जी विरोध कर रही है इसका, जबकि 2002-03 में पश्चिम बंगाल में SIR हो चुका है ऑलरेडी। ममता बनर्जी तब अपोजिशन लीडर थी और उस समय उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें। खुद बोलते थे कि 80 लाख बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, उनका नाम कटना चाहिए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़े हुए हैं और विनया हमारे साथ तिरुवनंतपुरम से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले प्रसेनजीत आपके पास आते हैं और ये समझना चाहेंगे कि SIR पर इतनी तकलीफ क्यों है, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो राज्य के लोग हैं, जो आम लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से कल उन्होंने एक मार्च निकाला, उसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि आम लोगों का क्या रुख है इस पर। पहले तो निखिल मैं ये बताऊं कि मुझे भी थोड़ा सा डर था पहले से ही, क्योंकि मुझे रिपोर्टर लोगों को इधर उधर भेजना पड़ता है कि क्या कैसा माहौल बने, थोड़ा अगर वायलेंस का माहौल बन जाए, BLO के ऊपर लोगों का गुस्सा अगर देखने को मिले तो किस तरह से हमारे रिपोर्टर को किस तरफ भेजा जाए, भगाया जाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कल से आज तक अगर ये 36 घंटे की बात करें तो एक उत्सव का पूरा माहौल है चारों तरफ। मैं उत्तर से दक्षिण की बात करें, अभी तक मुझे पता नहीं 4 दिसंबर तक क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी तक कोई BLO का कोई चिंता नहीं है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। थोड़ा उनका ऑन ड्यूटी को लेकर कंफ्यूजन है, वो मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगा। लेकिन बाकी जो सोशल सिक्योरिटी की बात कहला जा रहा था या लॉ एंड ऑर्डर की बात कहला जा रहा था, उसमें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी का भी जो रुख हम अलग से देख रहे हैं। ये जो मार्च की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये ममता बनर्जी एक तरफ, उनके बाकी लोग जो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने नाम वोटर लिस्ट में देखने के लिए उत्सुक है, वो अपने तरफ, वो ममता बनर्जी के पीछे नहीं है। ये जो पीछे लोग देख रहे हैं, ये भी घर जाके BLO से मिलकर एनुमरेशन फॉर्म को फिलअप करने की काम कर रहे हैं। तो जो जितने उकसाने की काम पिछले 1-2 महीने ममता बनर्जी करने की कोशिश कर रही थी, या कल भी करने की कोशिश कर रही थी, या आज भी सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट करके करने की कर रही थी, लोग इसमें इतना ज्यादा महत्व देने की मूड में नहीं है, मुझे जहां तक देखने को मिल रहा है। या हमारे रिपोर्टर डिस्ट्रिक्ट से, कोलकाता या आजू बाजू से जो भी रिपोर्ट भेज रहे हैं या अपने आंखों से देखकर हमसे बात कर रहे हैं, उसमें लोगों की मन में कुछ नहीं है। जो पहले से बांग्लादेश से आए हुए हिंदू है, वो भी काफी निश्चिंत है।
क्योंकि उनके पास भी जो जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट उनके पास भी है, तो वो आराम से बीएलओ के साथ अपने काम में लगे हुए हैं। बीएलओ भी बेफिक्र होकर काम में लगे हुए हैं। ठीक है। सिर्फ एक ही जगह पे थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से ऑन ड्यूटी जो डॉक्यूमेंट उनको देना चाहिए वो ऑन ड्यूटी डॉक्यूमेंट बाकी सब जगह पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी की तरफ से दिया नहीं गया। वो अलग बात है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बात है, लेकिन सिक्योरिटी के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ममता बनर्जी कहती है ना कि उत्सव की माहौल पे होना चाहिए सब कुछ, तो यहाँ पे एवरीथिंग इन अ सेलिब्रेशन मूड। ठीक ठीक ठीक। विनया, ये समझना चाहेंगे कि चाहे वो केरल हो या तमिलनाडु हो, क्या दिक्कत उन लोगों को है? क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी को हमने समझा, कांग्रेस का अपना रुख है, हालांकि सियासत उसमें भी बहुत ज्यादा सामने दिखती है कि कांग्रेस ये चाहती तो है कि वो एसआईआर के खिलाफ रहे, लेकिन वामपंथियों के साथ जाते हुए नहीं दिखना चाह रही। कैसी इस पूरी सियासत का आकलन करेंगी और इसकी वजह किस तरह से देखती है? केरल में भी तमिलनाडु में भी एसआईआर शुरू हो चुका है, मगर तमिलनाडु ने ऑल पार्टी मीटिंग करके तमिलनाडु ने एक निर्णय लिया है कि एसआईआर को अगेंस्ट और एसआईआर स्टे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा। वो निर्णय तमिलनाडु ने लिया और उसका लीगल प्रोसेस चालू हो गया है, ऐसा रिपोर्ट मिल रहे थे। केरल में कल एन्यूमरेशन फॉर्म दे दिया सारे जगह। ये सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर खुद ये हमारी कम्युनिटी में जो प्रमुख लोग होता है सोसाइटी में, उन लोगों का घर सीधे सीईओ ही जाते हैं और उनको वहां पे एन्यूमरेशन फॉर्म देते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक हेल्प डेस्क भी शुरू हो गया और एक कॉल सेंटर भी शुरू हो गया, जहाँ की लोगों को कहीं ना कहीं शंका होता है या डाउट होता है, वहां पे सीधे कॉल कर सकते हैं और सीईओ खुद सीधे जहाँ पे डाउट लोग पूछते हैं उनको आंसर भी देते हैं। और सीईओ ने ये भी किया है कि जितना ही टेलीविजन चैनल्स है केरला में, उन सारे चैनल्स में लाइव इन फोनो प्रोग्राम में भी वो शामिल होना शुरू किया है, कि जैसे कि लोगों को आप लाइव इन फोन इन प्रोग्राम में फोन करके सीईओ से बात कर सकते हैं। मगर अभी यहाँ पे कांग्रेस और कम्युनिस्ट की रूलिंग और विपक्ष ये दोनों का ये आरोप है कि एसआईआर एक एनआरसी लागू करने का दूसरी तरीका है, कि एसआईआर की पीछे से यहाँ एनआरसी लागू कर रहे, ये बोल के ये लोग इसका विरोध कर रहे और सीधे ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे अल्पसंख्यक वो भी मुस्लिम वोटर्स को बाहर निकालने का ये एक तरीका इसमें है और इसलिए ये बंद करना चाहिए। और एक और बात है, एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि केरला की पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिक्स की तरफ से कि 3 करोड़ 60 लाख है। यहाँ की जितना आधार कार्ड का नंबर 2-3 दिन पहले आए थी वो है 4 करोड़ का, मतलब करीब 50 लाख आधार कार्ड अधिक है। वो कहाँ से आया? वो तो एसआईआर का वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा कि किसका आधार असली बिल्कुल है। तो ये आपने बड़ा सवाल उठाया है, ये बड़ा सवाल उठाया है कि ये जो जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा जो आधार कार्ड बनता है, और यही अभी हमने देखा कि प्रसेनजीत भी बता रहे थे, ममता बनर्जी भी दरअसल इसी को लेकर के उनकी बेचैनी भी जो है कि आखिर ये जो अधिक आधार कार्ड बना हुआ है, जब एसआईआर हो जाएगा और चीजें अगर जिसको दुरुस्त कर ली जाएंगी फिर दिक्कत तो आएगी। ये बात समझी जा सकती है। बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत बख्शी आपका और विनय आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और सारी परेशानी दरअसल जो फेक वोटर्स हैं उनको लेकर के है, कहीं उसको बचाने की भी जद्दोजहद है और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि आखिर क्यों जब जो राजनेता हैं वो आधार कार्ड के इतना खिलाफ हैं। तो ये इस एजेंडे को भी समझने की जरूरत है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि यूपी में आखिर क्या कुछ बदल गया है और क्या कुछ नया हो रहा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और सीएम योगी के बुलडोजर न्याय की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश से खबर है, उत्तर प्रदेश में आजकल वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसेवा के साथ ही अपराधियों और माफियाओं पर नकेल कसने के लिए एक नई रीति चलाई है, एक नई नीति चलाई है। और माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी जमीनों को न सिर्फ मुक्त कराया जा रहा है, बल्कि उन पर गरीबों के लिए आवास भी बनवाए जा रहे हैं। यह हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आज लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बनाए गए 72 फ्लैट्स की चाबियां लाभार्थी परिवारों को सौंपी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एकता वन में 72 परिवारों को फ्लैट्स की चाबी सौंपी। माफिया मुख्तार अंसारी ने अवैध रूप से हजरतगंज के डालीबाग के पास बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिस कब्जे को छुड़ाया गया और वहां ये जो फ्लैट्स हैं वो बनाए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि जिनको EWS कहते हैं, उनके लिए फ्लैट्स बनाए गए। एक फ्लैट की कीमत करीब 10,70,000 रुपए बताई जा रही है और लॉटरी की प्रक्रिया हुई थी जिसमें इन जो लाभार्थी हैं वो चुने गए। सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान माफियाओं को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर किसी भी भूमि पर माफिया ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा। अवैध कब्जा कर समाज को डराने धमकाने का काम करोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ये कहा सीएम योगी ने। उन्होंने सपा के शासनकाल में इन माफियाओं को कथित तौर पर संरक्षण देने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में जातीय नरसंहार कराने वाले व अपहरण उद्योग चलाने वाले अब माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं। सीधा निशाना उनका समाजवादी पार्टी पर था। उन्होंने कहा कि माफिया को गले लगाने वाले विपक्षी गरीबों के हक पर डकैती डालते हैं। दरअसल सीएम योगी के बुलडोजर न्याय का यह एक नमूना है जिसमें अपराधियों और माफियाओं पर नकेल कसी गई है, जहां त्वरित न्याय से गरीबों और जनसाधारण के जीवन में सुधार हो रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब माफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाए गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर योगी आदित्यनाथ का ये जो पूरा बुलडोजर न्याय है वो किस तरह से गरीबों को, उनके परिवारों को अब भरोसा दिला रहा है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी जो ये प्रक्रिया रही है उस पर क्या कुछ कहा है उन्होंने। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। और वर्षों इंतजार के बाद अपना आवास पाकर लाभार्थी भावुक हुए। क्या कुछ कहा लाभार्थियों ने, आइए आपको सुनाते हैं। मैं लखनऊ में पिछले 10 साल से किराए के मकान में रहता था और एक सपना था कि मेरा भी अपना एक आवास लखनऊ में हो जाए, जो आज योगी जी की कृपा से, आशीर्वाद से ये सब सपना आज साकार हो गया। बहुत खुशी है, बहुत सपना ये पूरा हो गया कि बहुत दिनों से सपना था। 8-9 साल से मैं लखनऊ में रह रही थी कि किराए का मकान पे कि अपना छत हो जाए, क्योंकि इतनी बजट भी नहीं थी कि मैं खरीद सकती थी। लेकिन ये प्रभु का धन्यवाद और योगी जी का धन्यवाद जो लाइम लोकेशन पे हम लोगों को इतना अच्छा जगह मकान दिए। 10 साल से रहे तैयार किराए पर भैया, कभी इरादा नहीं रहा कि हमको मिली मकान। तो जबरदस्त लोकेशन पर हजरतगंज के डालीबाग के पास ये मकान मिला है। लाभार्थी जाहिर तौर पर बहुत खुश है और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विकास, सीएम योगी ने कहा कि एक कार्यक्रम नहीं है, संदेश है सभी को, उन माफियाओं को भी संदेश है और इस प्रदेश की जनता के लिए भी संदेश है। कैसे देखते हैं?
जी बिल्कुल, ये एक कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम भर नहीं था, ये एक बड़ा संदेश देता है ये कार्यक्रम कि माफिया प्रवृत्ति के लोग जो आम लोगों की जमीन पर, सार्वजनिक जमीन पर अगर कब्जा करेंगे तो उनका यही हाल होगा, यही हश्र होगा। और ये सरकार गरीबों और कमजोरों के लिए काम करती है और माफियाओं के खिलाफ काम करती है। ये बात का संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कार्यक्रम में दिया जब 72 परिवारों को उन्होंने चाबी सौंपी। उत्तर प्रदेश के हालात पहले इस कदर थे कि ये माफिया मुख्तार अंसारी की जमीन पर जो कब्जा उसने किया था, ये महज डीजीपी आवास के बगल पे ही यह जमीन थी। और आप समझ सकते हैं कि अगर पुलिस महानिदेशक के घर के बगल में कोई माफिया जमीन पर कब्जा करके रह रहा है तो कितना बड़ा उसका रसूख होगा, कितनी बड़ी ताकत होगी उसकी। उस समय के हुक्मरान जिसके शागिर्द हुआ करते थे, बिल्कुल तूती बोलती थी। एक समय था कि इन माफियाओं का लोग नाम सार्वजनिक रूप से नहीं ले सकते थे, इतना तक दबदबा था, इतना तक इनकी हवा चलती थी। लेकिन अब इनकी हवा ही निकल गई है उत्तर प्रदेश में। पूरब से लेकर पश्चिम तक बुंदेलखंड तमाम जगहों पर माफियाओं के बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, लेकिन आज वो नाम जमींदोज हो गए हैं, या तो जेल के सलाखों के पीछे चले गए हैं, या प्रदेश छोड़ दिया है, या इस दुनिया में नहीं रह गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की कहानी है और इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में अब विकास की बात होती है, यहाँ पर विकास के कार्य होते हैं। तमाम सारे निवेशक उत्तर प्रदेश में आते हैं और अपना उद्योग स्थापित करने की बात कहते हैं। 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश की पहचान अब एक्सप्रेसवे प्रदेश में हो गई है। यहाँ पर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है, यहाँ पर 24 घंटे बिजली मिलने की बात हो गई है शहरी इलाकों में। तो तमाम सारी वो चीजें होती हैं। अपराध और माफियावाद विकास का सबसे बड़ा अवरोधक होता है निखिल, और ये बिल्कुल ऐसे हमने देखा उत्तर प्रदेश में इससे पूर्ववर्ती सरकारों में किस तरीके से माफियाओं का दबदबा जलजला रहता था। जिस जगह पे नजर उन्होंने डाल दी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस जमीन को छू लेने की। अपना घर छोड़ के लोग चले जाते थे। पश्चिम में तो पलायन लोग कर गए हैं तमाम सारी जगहों से। तो ये माफिया इस तरीके का रसूख रखते थे। मुख्तार अंसारी की जमीन पर गरीबों को आवास मिलना अपने आप में बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि मतलब उसका नाम ही इतना ज्यादा लोग बिल्कुल विकास, वो दौर लोगों को याद है, पर जमीन उनको आवास मिला। बिल्कुल वो दौर लोगों को याद है। और जैसे आपने कहा कि नाम लेने से भी लोग घबराते थे, आज जिसको कहते हैं कि ये डबल लाभ है। एक तो अपराधियों और माफियाओं को नकेल कसी गई है, और साथ ही साथ जो गरीब हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको लाभ दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।